Okay, so today's session is for revision of potentiometer and uses of potentiometer. So let us quickly revise what is potentiometer. तो पोटेंशियोमीटर एज यू नो, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में ये आपका हुआ है, इट इज जस्ट अ वायर. पोटेंशियोमीटर सिर्फ एक वायर होता है, नथिंग मोर नथिंग लेस. सिर्फ एक वायर है ए बी, ओके, ऑफ सम टोटल लेंथ कैपिटल एल. तो ये जो वायर है, बाय द वे दिस वायर इज अराउंड 2 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग. 200 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर तक होता है ये, और इसको डिवाइड किया गया होता है इन सेगमेंट्स ऑफ 100 सेंटीमीटर ईच. तो लेट अस से दिस इज टोटल लेंथ एल ऑफ द वायर, ओके, कैपिटल एल. इस वायर का लेंथ, एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 2 मीटर टू 10 मीटर्स. तो 2 मीटर से 10 मीटर तक हो सकता है इसका लेंथ, और इसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है. सो ईच सेगमेंट इज 1 मीटर लॉन्ग. तो ये एक सेगमेंट हो गया, मान लो, ओके, ये एक सेगमेंट हो गया. सो यू विल हैव सच सेगमेंट्स ऑन द वायर, और हर एक सेगमेंट का लेंथ इज, एज आई टोल्ड यू, इट इज 1 मीटर. ओके, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा है. तो अब बेसिकली जैसे आपने देखा, मीटर ब्रिज किसका एप्लीकेशन था? मीटर ब्रिज था व्हीटस्टोन नेटवर्क का एप्लीकेशन. व्हीटस्टोन नेटवर्क क्यों यूज करते हैं हम लोग? टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंसेस. वैसे ही पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करेंगे? टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ. फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो बैटरीज है, दो सेल है. आप मार्केट से दो सेल लेके आए, एक पे लिखा हुआ है 10 वोल्ट, दूसरे पे इंफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नथिंग रिटन ऑन दैट. तो हमको फाइंड करना है कि उस सेल का ईएमएफ कितना है. ओके, तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अननोन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ बाय कंपैरिजन विद अ नोन ईएमएफ. तो कम से कम हमारे पास दो सेल होने चाहिए, उसमें से एक नोन होना चाहिए, एक अननोन होना चाहिए, तभी आप पोटेंशियोमीटर को यूज करके अननोन ईएमएफ निकाल सकते हो. तो द होल पॉइंट इज, इस पूरे चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यू आर डूइंग टू थिंग्स. एक तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, और एक आप अननोन ईएमएफ फाइंड कर रहे हो. पूरे ही चैप्टर का अल्टीमेटली एक ही एम है, दो एम है, मतलब टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ. ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है. इट कंसिस्ट ऑफ वायर 2 to 10 मीटर लॉन्ग. उसमें से हमने ए पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है विथ विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स. तो जो भी बैटरी मैं कनेक्ट करूंगा, उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो ए पॉइंट से कनेक्टेड होगा. तो वट एवर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ आई एम कनेक्टिंग, द पॉजिटिव एंड ऑफ दैट external source is connected to point A, okay, and point B is connected to negative terminal of the wire but via a key. तो पॉइंट बी जो है, ये एक की के थ्रू कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को. देखो, बी पॉइंट में और नेगेटिव टर्मिनल में देयर इज अ की के. ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया. अब इतना आपको पता होना चाहिए. देन व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? जैसे ही आपने की को क्लोज कर दिया, तो एक स्टेडी करंट फ्लो होगा. स्टेडी करंट मतलब दिस करंट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, इट इज स्टेडी. ओके, तो एक स्टेडी करंट आई फ्लो होगा. तो द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. अब एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो. मैं जस्ट चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं. मान लो ये टोटल वायर का लेंथ है 10 मीटर, मान लेते हैं 10 मीटर, और ये ईएमएफ है 10 वोल्ट. मैं नॉर्मली हर एक लेक्चर में मैं 10 मीटर और 10 वोल्ट ही लेता हूं, क्योंकि इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन. पॉइंट ये है कि हमने 10 वोल्ट का एक सेल लगाया है. तो ये 10 वोल्ट कहां पे अपीयर होगा? ये बिटवीन पॉइंट ए पी या फिर बिटवीन पॉइंट ए सी
या फिर बिटवीन पॉइंट ए डी, या फिर बिटवीन पॉइंट ए ई, या फिर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, कहाँ अपियर होगा 10 वोल्ट? 10 वोल्ट का सप्लाई तो लगा दिया, लेकिन कहाँ पे 10 वोल्ट मिलने वाला है हमको? अगर मैं मेजर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिजिटल डिजिटल मल्टीमीटर है, मैंने एक वायर लिया ए बी, उसको 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, फिर हम चेक कर रहे हैं, एपी पॉइंट में चेक कर रहे हैं, नहीं मिलता है 10 वोल्ट, 1 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, हर एक सेगमेंट 1 मीटर का है, राइट? 1 मीटर का है, तो पी पॉइंट तक 1 मीटर डिस्टेंस है, सी पॉइंट तक 2 मीटर डिस्टेंस है, तो ए और सी पॉइंट के बीच में मेजर करोगे तो 2 वोल्ट मिलेगा। ओके, ए और डी पॉइंट में मेजर करोगे तो 3 वोल्ट मिलेगा, ए और ई पॉइंट में मेजर करोगे तो 4 वोल्ट मिलेगा, और बी तक आते आते आपका 10 मीटर पूरा हो जाता है तो 10 वोल्ट मिलेगा। सो इन शॉर्ट द आइडिया इज सिंपल, आइडिया इतना ही है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है वो लेंथ को प्रोपोर्शनल है, कितना लेंथ है उस सेगमेंट का जहां पे आप पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे हो। So when a steady current is passed through wire of uniform cross-sectional area, the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. मैं एक बार वापस बता देता हूँ, हमारे पास एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ईएमएफ सोर्स है, उसको हमने ए बी वायर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। मान लो फॉर एग्जांपल ये ईएमएफ 10 वोल्ट है, तो अब क्वेश्चन ये है कि 10 वोल्ट जब मैं मेजर करूंगा अलोंग द वायर, पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी, तो कौन से दो पॉइंट में 10 वोल्ट अपीयर होगा? एपी पॉइंट में होगा, या एसी पॉइंट में होगा, या एडी पॉइंट में होगा? तो हमने फॉर एन एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर ही लिया, हमने बोला चलो एपी ये 1 मीटर डिस्टेंस है, क्योंकि पी पॉइंट ये 1 मीटर के बाद है, तो हमने चेक कर लिया यूजिंग सम मल्टीमीटर, मेरे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर था जो हमको वोल्टेज का रीडिंग देता है, तो मैंने दो पॉइंट्स मल्टीमीटर के ए और पी पे कनेक्ट कर दिए, तो मुझे 1 वोल्ट मिल रहा है। मैं ए और सी में मेजर कर रहा हूँ तो मुझे 2 वोल्ट मिल रहा है, मैं ए और डी में मेजर कर रहा हूँ तो मुझे 3 वोल्ट मिल रहा है। मैं जब ए और बी मतलब 10 मीटर पूरा, 10 मीटर ले लिया लेंथ, तो 10 वोल्ट मिल रहा है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सेगमेंट, दैट इज द बेसिक आइडिया हियर। ये बेसिक आइडिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट यू शुड नो बाय द वे। तो अब what you know is potentiometer works on this principle, potential drop is proportional to length, on this particular principle। अब मैं ऐसा काम करता हूं, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, आई विल टेक सम पॉइंट पी ओवर हियर, इस पी पॉइंट का लेंथ है फ्रॉम ए स्मॉल एल। बाय द वे लेंथ कैसे मेजर करते हैं? तो पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसके नीचे एक स्केल माउंटेड होता है, सो यू हैव अ स्केल विच इज माउंटेड बिलो द पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, तो वो मेजर आप कर सकते हो लेंथ। टोटल रेजिस्टेंस आर, ये वायर का टोटल रेजिस्टेंस है, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। टोटल रेजिस्टेंस मतलब ए बी पूरा पूरे वायर का टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। ओके, कैपिटल एल इज टोटल लेंथ ऑफ ए बी। ओके, देन हमको ये देखना है हाउ मच इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस, क्योंकि हो सकता है आपके पास 10 मीटर वायर है और 10 मीटर वायर में टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम है, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 मीटर में 10 ओम, मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम है, ये भी हो सकता है। टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो हमारे पास पर मीटर में 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सिग्मा ये आपको बताता है हाउ मच इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। So sigma, which is capital R by L, is resistance per unit length. This is resistance per unit length. Okay, then of course मैं जब A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूँ तो मैं उसको VAB से डिनोट करूंगा। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, across whole wire, so between points A and B. So potential difference
This is potential difference between points A and B. A and B. Now, as I told you, I is steady current which is flowing through this wire or this circuit, you can say. So I is steady current. I is current through AB. और करंट थ्रू AB कब? जब की के क्लोज्ड होगा तब करंट थ्रू AB. इतना आपको पता होना चाहिए. दिस इज समथिंग which you should know. बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. I will just take this diagram on the next page. Okay, right. अब you already know Ohm's law. According to Ohm's law आपको पता है V is equal to IR. तो potential drop across AB is equal to I into RAB. Resistance of whole wire RAB ये पता होना चाहिए. तो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B को हमने R से डिनोट किया है, हमने बोला है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB इज कैपिटल R. तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल R सब्स्टिट्यूट किया है. ओके, राइट. बट यू ऑलरेडी नो, आपको क्या पता है, सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब रेजिस्टेंस इज सिग्मा इनटू लेंथ. इसलिए मैं लिख सकता हूँ VAB इज इक्वल टू IR था तो I सिग्मा L. मुझे यहाँ से करंट मिल जाएगा, टोटल करंट मिल जाएगा VAB अपॉन सिग्मा L. इक्वेशन नंबर 1, राइट. तो हमने क्या किया अब तक? अब तक हमने करंट को लिखा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स A B, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द वायर एंड इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. क्यों किया ये आपको आगे समझेगा. देखो, अब तक हमने पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, मतलब टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर लिया है. ओके, अब एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास कोई और एक पॉइंट है P, उसका लेंथ है L. ओके, मतलब AP ये लेंथ है L. इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इट इज सिंपल. रेजिस्टेंस AP कितना होगा? ये होगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. ये मैं बहुत बार बता भी चुका हूं आपको. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस इनटू लेंथ ऑफ वायर. तो ये आ गया आपका ओहम पर मीटर इनटू मीटर. तो आपको मतलब बेसिकली सिग्मा को आप जब जब लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तब तब आपको उस पर्टिकुलर पार्ट का रेजिस्टेंस मिलेगा. तो रेजिस्टेंस ऑफ AP निकालना है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP कैसे निकालोगे? अगेन यू हैव टू यूज ओहम्स लॉ. अब आपको ओहम्स लॉ पता ही है, V इक्वल टू IR. तो अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस AP, नॉट AB कंप्लीट वायर था, मैं AP की बात कर रहा हूं, तो यह है I टाइम्स ऑफ RAP फ्रॉम ओहम्स लॉ ऑफ फोर्स. ये आपको पता होना चाहिए. लेकिन अब आपको इक्वेशन 1 से I पता है. I है VAB अपॉन सिग्मा L और R आपको पता है RAP रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड P इज सिग्मा टाइम्स ऑफ स्मॉल l. कैंसल, राइट. गुड. तो एज यू नो, वेल बाय द वे, ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है VAP इक्वल टू VAB बाय कैपिटल L इंटू स्मॉल l, ये भी हमारे काम में आने वाला है बाद में. तो बाद में मैं इसको यूज करूंगा. मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल के रख देता हूं अभी. आई विल बी यूजिंग इट लेटर. बट एज यू नो कि VAB, देखो A और B ये टर्मिनल पॉइंट्स थे, ये फाइनल पॉइंट्स थे. इससे बड़ा वायर का लेंथ नहीं हो सकता. तो जब वायर ही उतना है तो पोटेंशियल ड्रॉप का मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम VAB, और वो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि मैक्सिमम कांस्टेंट होता है, आपको पता है. ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट को तो मैं फिर भी यहां वहां शिफ्ट कर सकता हूं. आई कैन शिफ्ट इट वेयर एवर आई वांट. बट A और B, इससे आगे पीछे आप जा नहीं सकते हो क्योंकि वायर का लेंथ ही उतना है. तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप A और B के बीच में आएगा. मतलब VAB ये मैक्सिमम है. जब मैं मैक्सिमम बोलता हूं इसका मतलब कांस्टेंट होता है. whenever you say maximum means a constant value, right? So
VAB is maximum potential drop across the wire of potentiometer which is constant. L भी तो ये AB वायर का टोटल लेंथ है, ये फिक्स था, मतलब L भी कांस्टेंट है। सिर्फ ये जो स्मॉल l है ये वेरिएबल है, क्योंकि ये P पॉइंट मैं जहां चाहूं वहां सिलेक्ट कर सकता हूं। आई कैन टेक इट वेर एवर आई वांट। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में एज यू कैन सी VAB and capital L both are constants. So VAP is proportional to small l since VAB and capital L are constants. ये दोनों constants है इसके लिए, राइट? तो प्रूव कर दिया आपने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या प्रिंसिपल था? यही तो प्रिंसिपल था, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आपने प्रूव कर दिया। And from equation number 2, what you can say is, from equation number 2, you can say is VAP by small l is equal to VAB by capital L is a constant, क्योंकि ये constant, ये भी constant, तो ये भी total constant। इसको मैं capital K से denote करता हूँ, इसको बोलते हैं potential gradient। So this is potential gradient by the way, ये potential gradient है, this is potential gradient और ये constant होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों? यू शुड रिमेंबर, मैंने आपको बताया था व्हाट इज ग्रेडियंट। मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट इज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होती है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, तो dt by dx, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx, ये हमने सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सीखा है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल इज चेंजिंग विद लेंथ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट बाय द ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो VAP by L is equal to VAB by capital L, that is equal to capital K, which is a constant value and called as potential gradient। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये भी होता है कि मैं अगर कोई पॉइंट P डैश यहाँ पे ले रहा हूँ, उसका लेंथ अगर L डैश है, तो आपको VAP डैश अपॉन L डैश इक्वल टू वापस से कांस्टेंट वही वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। So in short, you can say VAP by L equal to VAP dash by L dash, which is equal to VAB by capital L, which is equal to constant K। कोई और पॉइंट आता है यहाँ पे, C पॉइंट आता है, उसका लेंथ मान लो L1 है, तो फिर ऐसा लिख सकते हो VAC by L1, right? So this is the basic idea behind potentiometer। So there was nothing a lot in potentiometer, ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। Okay, let's go ahead and see what are uses of potentiometer। मैंने जैसे आपको पहले बताया, potentiometer is normally used to compare EMF and to find out unknown EMF। Okay, so uses of potentiometer, इसमें हमने पहला यूज देखा था टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, टू कंपेयर EMFs of two cells। इसमें पहला मेथड देखा था डायरेक्ट मेथड, जिसको आप इंडिविजुअल सेल मेथड भी बोलते हो, डायरेक्ट मेथड which is also called as individual cell method। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? इट इज जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक कंस्ट्रक्शन, और वो बहुत सिंपल है। यू हैव अ वायर AB, और इंटेंशनली ये वायर AB को हम फोल्ड करके रख रहे हैं। फोल्ड क्यों किया है? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी, potentiometer wire can be around, as I told you, it can be around 2 meter to 10 meter long। 2 मीटर मतलब रफली 6 फीट होता है, 10 मीटर मतलब रफली 30 फीट होता है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेक अ बॉक्स, क्योंकि ये वुडन बॉक्स के ऊपर माउंटेड होता है।
पोटेंशियोमीटर वायर हम कभी भी एक वुडन बॉक्स के ऊपर माउंट करते हैं। सोचो अगर 10 मीटर का वायर है तो हम 30 फीट 30 फीट लंबा हम लोग बॉक्स बनाएंगे क्या? वी विल नॉट मेक सच अ बिग बॉक्स। ओके, इसलिए हम लोग वहां पे उस वायर को फोल्ड करके लगा देते हैं। तो ये आ गया आपका पॉइंट ए, मतलब यहां से वायर स्टार्ट होगा। ये आ गया आपका पॉइंट बी, मतलब यहाँ पे वायर खत्म होगा। एंड एज यू रिमेम्बर, इफ यू सी पोटेंशियोमीटर में ए पॉइंट हमेशा पॉजिटिव को कनेक्टेड है और बी पॉइंट हमेशा नेगेटिव को कनेक्टेड है वाया अ की। तो पहले मैं यहाँ से ए पॉइंट को, सॉरी फॉर दिस, तो मैं सबसे पहले यहाँ से ए पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ टू अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ओके, सो जस्ट अ मिनट. So let us connect point A to positive terminal of external source of EMF. तो यहाँ पे you have external source of EMF और हमने positive terminal of external source ये connect किया है A point को. Okay, we have connected this to point A. अब B point जो है वो नेगेटिव को कनेक्टेड है वाया अ की के, यहाँ पे एक की है के, उसके थ्रू। फिर ऑफ कोर्स बी पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है, तो देर आर टू थिंग्स। या तो आप यहाँ पे एक रियोस्टेट दिखा सकते हो। वैसे रियोस्टेट का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। वी डोंट वांट टू डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ रियोस्टेट। फिर बताओगे तो भी ठीक, नहीं बताओगे तो भी ठीक, बट दिखा दो, इट्स ऑलवेज गुड। ओके, तो रियोस्टेट आर एच, दिस इज व्हाट यू हैव। तो ये पोटेंशियोमीटर हो गया। अब तक हम डायरेक्ट सेल मेथड पे, इंडिविजुअल सेल मेथड पे हम आए नहीं है। हम अभी तक कंपैरिजन की बात, किसको कंपेयर करोगे? जब एक सेल होता है तो कंपैरिजन होता है क्या? कैन यू कंपेयर बिटवीन ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल टू यू? यू कैन नॉट। कैसे कंपेयर करोगे? तो कंपैरिजन बाकी है। ये सिर्फ पोटेंशियोमीटर, जो ये पोटेंशियोमीटर था, ये डायग्राम वही डायग्राम मैंने वहां पे ड्रॉ किया है, जस्ट इन अ डिफरेंट वे। अब आप बात करोगे कि मुझे, मेरे पास दो सेल है, उसको कंपेयर करना है। तो अब ये ए पॉइंट से ऊपर हम लोग यहाँ पे दो सेल लेंगे और उन दोनों सेल को हम पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू connect these two cells in parallel. So we will be connecting these two cells in parallel like this. So just a minute. I have to keep moving this structure over and over again. Yes. तो यहाँ पे आप एक सेल कनेक्ट करते हो E1, दूसरा यहाँ पे E2, यहाँ पे की K1, यहाँ पे की K2, यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर होता है। ओके, सो you are going to connect cell E1 over here, प्लस माइनस ये E1 है, यहाँ पे एक की है K1, यहाँ पे एक की है K2, and again you are going to connect cell E2 over here. ऐसा है, this is what you are supposed to do. ऐसा आपको कनेक्ट करना है। बाय द वे, एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना है आपको, ये सेल E1 हमेशा इसका ईएमएफ एक्सटर्नल सोर्स से कम होगा। E2 इसका ईएमएफ एक्सटर्नल सोर्स से कम होगा। मतलब इन एनी केस E एक्सटर्नल ईएमएफ इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ दिस। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स है, ये करंट I ड्राइव कर रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। I कैपिटल I करंट कौन चला रहा है सर्किट में? एक्सटर्नल सोर्स ईएमएफ कैपिटल E, not E1, not E2. This is really important because this is where you may get confused. Okay, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कब होगा? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, देखो ऐसा है कि ये पर्टिकुलर
मेथड, इसको दो पार्ट्स में ऑपरेट किया जाता है. विच टू पार्ट्स? आई विल शो यू वन बाय वन. तो केस वन, पहले केस में की वन को आप क्लोज रखते हो और की टू को आप ओपन रखते हो. ओपन रखना मतलब ये सर्किट इनकम्प्लीट हो गया नीचे का. E2 इज आउट ऑफ द सर्किट, ये सर्किट में है ही नहीं. इट इज एज गुड एज सेइंग कि सर्किट में है ही नहीं. इट इज नॉट इन द सर्किट नाउ. लेकिन E1 है. तो E1 जो EMF, E1 जो सेल है, राइट, ये अपना करंट ड्राइव करेगा. तो ये खुद का करंट ड्राइव करेगा. लेट अस से I1. अब हम इंटेंशनली एक नल पॉइंट ढूंढते हैं. मतलब हम अलग अलग पॉइंट्स पे जॉकी को टच करते हैं. गैल्वेनोमीटर का जो एक सेकेंड एंड है, वहां वहां पे एक पॉइंटर है. मैंने आपको बताया था जॉकी क्या होता है, मेटालिक पॉइंटर होता है. वो आप अलग अलग पॉइंट पे टच करके एक पॉइंट ढूंढोगे, पी पॉइंट, सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो रीडिंग. इसका मतलब ये जो करंट है I1, इट स्टॉप्स नाउ. तो आपने नल पॉइंट ढूंढ लिया, आपने बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया, राइट. बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया आपने. By touching the jockey of galvanometer at different points, you find out a null point such that there is no current in the galvanometer. When there is no current in the galvanometer, ये जो EMF है, ये EMF कहाँ अपीयर होगा? ये अक्रॉस AP अपीयर होगा. मैं एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि मुझे E1 सेल का EMF पता था. मान लो कि ये, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये 5 वोल्ट है. मान लो ओके. अब जब मेरे पास नल पॉइंट है, मतलब जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं आ रहा है, मतलब E1 जो है वो करंट को ड्राइव कर ही नहीं रहा है. और जब वो करंट ड्राइव नहीं करेगा तो उसका एनर्जी स्पेंड क्यों होगा? तो इसका मतलब जब मैं A पॉइंट और P पॉइंट के अक्रॉस एक डिजिटल मल्टीमीटर कनेक्ट करता हूं, तो मुझे एग्जैक्टली 5 वोल्ट मिलेगा. क्यों 5 वोल्ट मिलेगा? क्योंकि E1 सर्किट में है. सर्किट में क्यों है? क्योंकि की K1 क्लोज था. फॉर दैट रीजन. सेकेंड रीजन ये था, पहला रीजन यू शुड नो दिस, आपने की K1 को क्लोज करके रखा, मतलब E1 सर्किट में है. सेकेंडली, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट है ही नहीं, मतलब E1 का EMF यूज ही नहीं हो रहा है. यूज नहीं होगा तो कहां अपीयर होगा? अक्रॉस द टर्मिनल्स. मतलब अक्रॉस पॉइंट A एंड P, इट विल अपीयर अक्रॉस पॉइंट A एंड P. इसलिए आप बोल सकते हो दैट E1 is I into RAP by Ohm's law. V is equal to IR. V की जगह पे E लिखा. मैंने आपको बताया था कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों सेम ही चीजें हैं. ओके. तो E1 इक्वल टू IRAP. अभी RAP, एज यू नो, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो? रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते हो? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. ओके. तो ये जो AP लेंथ है, मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं AP लेंथ को बोल देता हूं कि लेंथ ऑफ AP इज L या L1. Length of wire AP is L1, and definitely L1 is less than capital L, where capital L is length of wire AB, where L is length of wire AB. मतलब ये A और B, ये पोटेंशियोमीटर का वायर अगर 10 मीटर का होगा तो A से P ये 10 मीटर से कम ही होगा बेसिकली. ओके. Therefore you can say E1 is current into resistance between points A and P. रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and P कैसे निकालते हो? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. ये मैंने आपको अभी बताया. तो यू ऑलरेडी नो दिस. सो इट्स माय अजम्पशन एंड आई होप इट इज नॉट रॉन्ग कि आपको पता है ये. देयरफॉर ये आ गया आपका I सिग्मा L1, इक्वेशन नंबर 1. अब केस 2 में अब आप क्या करोगे? तो केस 2 के लिए आई विल टेक इट ऑन टू अनदर पेज. ओके. तो केस 2 में आप क्या करोगे? केस 2 में आप
K1 को ओपन कर दोगे और K2 को क्लोज कर दोगे. So in case 2, K1 you are keeping it open, K2 you are keeping it closed. इसका मतलब ऊपर का जो सेल है वो सर्किट में नहीं है, इट इज नॉट इन सर्किट एनी मोर, क्योंकि आपने उसको क्लोज नहीं किया, मतलब इट इज नॉट इन सर्किट. ओके, दिस इज व्हाट इट मींस. नाउ वापस से आप एक नल पॉइंट ढूंढते हो. सो यू टच जॉकी at different points along the potentiometer wire and find a point P dash such that there is no current in the galvanometer. और ये जो लेंथ है AP dash, इसको L2 बोल देंगे. दिस इज L2 लेंथ, राइट. सिंपल सा चीज है ये, एक्सट्रीमली सिंपल, राइट. नल पॉइंट मिलने के बाद E2 कोई करंट ड्राइव नहीं कर रहा है, मतलब E2 यूज ही नहीं हो रहा है, ऐसा मान लो, राइट. मतलब E2 का पोटेंशियल डिफरेंस, E2 का EMF कहां अपीयर होगा, बिटवीन A एंड P डैश, राइट. तो आप लिखोगे देयरफॉर E2 बाय ओहम्स लॉ इज IRAP डैश. अगेन बाय द सेम लॉजिक, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. तो आपको मिल गया E2 इज इक्वल टू I सिग्मा L2, इक्वेशन नंबर 2. फिर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो E1 बाई E2 इज I सिग्मा L1 अपॉन I सिग्मा L2. I सिग्मा कैंसल, देयरफॉर यू विल हैव E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2. मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा ही था डायरेक्ट मेथड. कंपेयर 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 कर रहे हैं, कंपेयर हम लोग. रेशियो मतलब क्या, रेशियो मतलब कंपेयर करना होता है. सो you are comparing the EMFs of two cells. इसमें से कम एक पता होना चाहिए. तो you should know one, you should either know E1 और you should know E2, दोनों में से एक पता होना चाहिए. It is compulsory to know at least one of these. तो अगर आप लेंथ 1 लेंथ 2 आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि ये P डैश पॉइंट जहां भी मिला या फिर P पॉइंट जहां भी मिला, इस पोटेंशियोमीटर वायर के नीचे एक स्केल माउंटेड होता है. मैंने पहले ही आपको बताया कि देयर इज अ स्केल माउंटेड बिलो दिस. तो जब स्केल माउंटेड है वहां पे, तो ऑफ कोर्स यू कैन डायरेक्टली मेजर. और अगर मान लो मुझे E2 पता है तो मुझे E1 मिल जाएगा, क्योंकि L1 L2 तो मेजरेबल है. मान लो मुझे E1 पता है तो E2 मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू यूज पोटेंशियोमीटर टू फाइंड आउट EMF using direct method or individual cell method. Okay, so let's discuss next case now. जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लिया है, वैसे आपके पास कॉम्बिनेशन मेथड भी आता है, जिसको आप सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हो. सम एंड डिफरेंस मेथड, इसको कॉम्बिनेशन मेथड भी बोलते हैं. सो सम एंड डिफरेंस मेथड. ओके, अब द आइडिया इज प्रीटी सिंपल. यहाँ पे आपके पास नीचे का जो स्ट्रक्चर है, मतलब पोटेंशियोमीटर तो वही रहने वाला है जो है. सो देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियोमीटर. तो पोटेंशियोमीटर तो जो है वो है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ऊपर के पार्ट का होगा. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, सम एंड डिफरेंस मेथड हो, इंडिविजुअल सेल मेथड हो, या फिर आगे कल के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग. तो पोटेंशियोमीटर हम लोग 3 तरीके से यूज करते हैं टू फाइंड आउट EMF. केस 1, इसमें 2, इसमें इंडिविजुअल सेल मेथड, दूसरा सम एंड डिफरेंस मेथड. Then we also use potentiometer to find out internal resistance small r of a cell. Okay, पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियोमीटर है, मतलब नीचे का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा. चेंज होगा, कुछ चेंज होगा तो ऊपर. ओके, तो यहां से आप, बाय द वे, सिर्फ चेंज क्या करते हो, यहां से आप सेम ए पॉइंट से आप सेल E1 को कनेक्ट करोगे, एंड देन यू हैव कीज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलैटरल. नाउ आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक
क्वाड्रिलेटरल शेप में की स्ट्रक्चर है, तो यू हैव अ की स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप नाउ. Something like this. ऐसा है. Okay. Now, ideally, what you will be doing here is, आप यहाँ पे एक सेल कनेक्ट करोगे जिसको आप E1 बोलोगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, ये अगर नहीं समझा तो देन इट्स डिफिकल्ट. ओके, तो यहाँ पे आप एक सेल E1 कनेक्ट करोगे. यू विल बी कनेक्टिंग सेल E1 ओवर हियर. फिर यहां से आगे आप एक सेल E2 को कनेक्ट करोगे, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो यू विल हैव अ सेल E2 here. So you have a cell E2 here, and then of course यहां से एक वायर निकालूंगा और ये वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा. चलो, ये जो हमने सेल्स की लगा के रखा है, इसका भी नामकरण कर देते हैं. इसको बोल देंगे ए की, इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे लेटर से सी, और इसको बोल देंगे डी. ओके, अब यहां से एक और वायर निकलेगा आपका, जो जंपर के थ्रू, जंपर जरूरी होता है, जंपर नहीं हो तो दो वायर आपस में टच हो गए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वहां पे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जंपर, यू नीड टू पुट जंपर्स. ओके, जंपर्स आर लाइक क्लिप्स. ऐसा होता है, वो टच नहीं होने देता है वायर्स को, तो वो जंपर है वहां पे. तो ये वायर है, अगर दिस इज वायर, तो यू हैव जंपर विच इज लाइक जंपिंग ओवर दैट वायर. टच नहीं होने देगा, इट विल जंप. ओके, तो ऐसा है. फिर यहाँ पे आपके पास गैल्वेनोमीटर है एक G. ओके, फिर यहाँ से वही पॉइंटर होगा. तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप दो अपोजिट कीज को ओपन करोगे और दो अपोजिट कीज को क्लोज करोगे. तो केस वन में आप A एंड B को क्लोज रखते हो, C एंड D को आप ओपन रखते हो. ओपन रखना मतलब इट इज एज गुड एज सेइंग कि ये दोनों यहाँ पे नहीं है. सो दीज टू आर नॉट हियर. मैंने इसको साइड में कर दिया. अब इसका मतलब, एंड ऑब्वियसली वो जो कंडीशंस थी, कौन सी कंडीशंस थी? कि E1 जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन कैपिटल E है. इंडिविजुअल सेल्स जो है E1 या E2, इनका EMF एक्सटर्नल सेल से कम होना चाहिए. तो ये दोनों कंडीशंस तो यहाँ पे है ही है, पर एडिशनल और एक कंडीशन है. एडिशनल और एक कंडीशन ऐसी है कि E1 जो है, ये जो सेल है, इसका EMF हमेशा E2 से ज्यादा होना चाहिए. हमेशा E1 should be greater than E2 in all cases, always. In this case, sum and difference method में E1 अगर ये 5 वोल्ट है तो ये 5 से कम ही होगा. 4 वोल्ट, 3 वोल्ट हो सकता है, राइट? क्यों ऐसा? समझेगा, आपको समझेगा, थोड़ी देर में समझेगा वो. तो ये 3 मस्ट कंडीशन है, ये होना ही चाहिए. ओके, अब देखो क्या होगा कि जब ए और बी क्लोज है, सी और डी ओपन है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट ऐसे फ्लो होगा. कौन सा करंट? अभी यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना है. क्या नोटिस करना है? E1 का नेगेटिव E2 के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है. मतलब ये जो भी करंट E1 ड्राइव करने की कोशिश करेगा, उसको E2 हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा. क्यों असिस्ट करेगा? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से अगर नेगेटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो ये बैटरी E2 का पॉजिटिव टर्मिनल इन चार्जेस को हेल्प करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जब A और B क्लोज है, C और D ओपन है,
तो E1 का नेगेटिव E2 के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। मतलब क्या है, मतलब E2 जो है वो E1 को असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा है, इट इज हेल्पिंग, असिस्टिंग। ओके, तो इसका मतलब ये कि इस केस में करंट जो होगा वो ड्यू टू बोथ E1 प्लस E2 होगा, बिकॉज हियर E2 is helping, assisting E1 in driving the current। तो करंट कैसा जाएगा, ऐसा आएगा, फिर बी से पास होगा, फिर यहां से होगा, फिर यहां से होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो अलग अलग जगह पे टच करके देखेंगे। एक पी पॉइंट ऐसा मिल जाएगा हमको जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट आ गया 0, इसको बोल देंगे हम लोग नल पॉइंट। ओके, राइट। तो नाउ यू नो व्हाट इज हैपनिंग। So here E1 plus E2 is the total EMF. You have found out a point, null point P, such that there is no current through galvanometer। और ये जो लेंथ है AP, इसको मैं बोल दूंगा, अगेन आई विल कॉल दिस एज L1। तो सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे किया था, क्या किया था आपने, वही सेम चीज, वही सेम E1 इक्वल टू IRAP, तो सेम यहाँ पे होगा। यहाँ पे सिर्फ E1 प्लस E2 इज इक्वल टू IRAP लिखोगे, क्योंकि जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर से, तो इन दोनों सेल्स का EMF कहाँ पे अपीयर होगा, अप बिटवीन A एंड P, क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा है इसके लिए। आप बोलोगे जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो I कहाँ से आया, लास्ट केस में भी यही था कि I कहाँ से आया। अरे मैंने आपको पहले ही बताया, जो एक्सटर्नल ईएमएफ, एक्सटर्नल बैटरी है वो हमेशा वर्किंग है, ये की के को हम छेड़ते ही नहीं है, इट इज ऑलवेज क्लोज। तो ऊपर के सर्किट में करंट हो नहीं हो, E1 में या E2 में करंट हो नहीं हो, नीचे ये जो E है ये हमेशा I करंट को ड्राइव करते रहेगा, हमेशा करते रहेगा। ओके, यहाँ पे भी सेम केस है, ऊपर करंट हो नहीं हो, क्योंकि बाद में तो हम नल पॉइंट फाइंड करते हैं सच दैट देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब ऊपर तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, लेकिन नीचे कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ दिस ई। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर वापस वही लॉजिक पे आ जाओ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो ये मिल गया आपको E1 प्लस E2, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, अब सेकेंड केस में आप C और D को आप क्लोज करोगे। तो यू आर क्लोजिंग C एंड D एंड ओपनिंग A एंड B। A और B को आपने कर दिया ओपन। अब क्या होगा, अब देखो, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है E1 का, ये इस वायर के थ्रू नेगेटिव को कनेक्टेड है E2 के। तो यहाँ पे E1 और E2 दोनों का नेगेटिव कनेक्टेड है, और इसीलिए मैंने बोला था कि ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर E1 ये E2 से बड़ा नहीं होता तो करंट ऐसा फ्लो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि E2 अगर बड़ा है, मान लो E2 6 वोल्ट है और E1 5 वोल्ट है, तो E2 E1 को अपोज कर देगा, कंप्लीटली अपोज कर देगा। अपोज तो वैसे भी कर रहा है, लेकिन करंट को बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने देगा। मतलब E1 से जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ पा रहे थे E2 तक, वो भी नहीं आ पाएंगे। दैट इज वाई E1 शुड बी ग्रेटर देन E2। एंड ऑफ कोर्स यू सी कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कनेक्टेड है अब, तो इसलिए हम बोलते हैं अपोज, असिस्ट एंड अपोज। ओके, सम एंड डिफरेंस, ये सम आ गया पहले केस में, दूसरे केस में आएगा डिफरेंस। अब देखो क्या होगा, अब क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2 है, तो E1 का जो EMF है ये E2 को ओवरकम कर सकता है और करंट ऐसा फ्लो होगा। ओके, तो करंट कैसे जा रहा है, यहां से ऐसा जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको ओवरकम करके करंट सी की के थ्रू गैल्वेनोमीटर में जाएगा, करंट विल गो समथिंग लाइक दिस। ओके, अब फिर हम वापस से वही एक नया पॉइंट ढूंढ लेंगे P डैश, सच दैट करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज अगेन 0। लेकिन इस केस में लेट अस से लेंथ ऑफ AP डैश, ये केस 2 डिस्कस कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली केस 2 आपको पता होना चाहिए
केस 2 में A and B are open whereas C and D are closed. तो लेंथ ऑफ AP डैश इज इक्वल टू L2 आएगा और E1 माइनस E2 इक्वल टू IRAP डैश आएगा। मतलब आपको मिलेगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I सिग्मा L2 इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 मिलने वाला है आपको। दैट इज I सिग्मा L1 अपॉन I सिग्मा L2 मिलने वाला है आपको। तो I सिग्मा कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 L1 बाई L2। फिर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लोगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो पता होना चाहिए इस स्टेज पे, यू शुड नो बिकॉज ये आप स्कूल में सीखते हो व्हाट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो यू शुड नो। कंपोनेंडो डिविडेंडो करने के बाद आपको मिल जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। अब आपको मैंने जैसे बताया कि L1 L2 मेजरेबल है क्योंकि वो पोटेंशियोमीटर वायर के नीचे स्केल है, इसलिए मेजरेबल है। E1 और E2 में से एक भी पता होगा तो दूसरा मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट unknown EMF by sum and difference method. Of course you are again comparing, तो ये कंपैरिजन मेथड ही है। सिर्फ पहला जो मेथड था वो डायरेक्ट मेथड था, इंडिविजुअल सेल मेथड था। इंडिविजुअल सेल मतलब एक सेल सर्किट में रहेगा एक नहीं रहेगा, ओके। दूसरा जो मेथड है वो सम एंड डिफरेंस मेथड है, कॉम्बिनेशन मेथड है। दोनों के दोनों सेल सर्किट में हमेशा रहेंगे। आप ए बी की को क्लोज रखो, सी डी को ओपन रखो या अदर वे राउंड करो, E1 E2 हमेशा सर्किट में रहने वाले हैं। इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन मेथड बोलते हैं, इंडिविजुअल सेल मेथड नहीं बोलते इसको। ओके, सो दैट्स इट। इतना हमारा लास्ट सेशन तक हुआ था।